everyone and welcome back. So in this video I'll be starting with chapter 4 and that is India's external relations. तो इससे पहले मैंने 3 chapters cover कर लिए हैं. उन तीनों का link अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं तो मैं description में तीनों का link डाल दूंगी, don't worry. और पहले आप उन तीनों को देखिएगा continuation से first chapter से third तक and then आप इसमें आइएगा. तो क्योंकि continuation से कोई चीज़ समझ आएगी तो सही रहता है. तो ये चैप्टर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें मैं ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करूंगी, जो है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब चैप्टर इस वीडियो में कवर्ड होंगे, तो प्लीज एंड तक देखना और अच्छे से समझना. इंडिया वॉज बॉर्न इन 1947, ये हम सबको पता है. 15 अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब कि इंडिया वॉज बॉर्न. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया से गई, जो कॉलोनी बनाई थी उसने इंडिया को, जब वो यहाँ से गई इंडिया को फ्री करके, तो कुछ चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, जैसे कि पार्टीशन का एक इशू आ गया था और उसने अपना अलग ही एक प्रेशर क्रिएट कर दिया था पूरे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर. फिर था द टास्क ऑफ पॉवर्टी. अब पार्टीशन हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो इधर से उधर लोग माइग्रेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन में पहुंच चुके थे लोग. तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज था. और अगर आपको याद हो तो 1939 से 45 के बीच में हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी. तो अगर हम +2 करें दैट मीन्स 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस इसमें मिल गई थी. इसके जस्ट बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. तो मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन वाला माहौल था पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर पीस नहीं था. तो इंडिया को कुछ रिलेशंस बनाने थे बाहर की कंट्रीज के साथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती थी. तो वर्ल्ड कंडीशंस वर नॉट गुड, सो इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस. तो इंडिया ने सोचा कि हम क्यों ना फॉरेन रिलेशंस बनाएं बाहर की ऑफकोर्स कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ. तो उसमें 2 चीज़ों पे एम करा था. एम टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी, कि सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे हम. अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस, सिक्योरिटी भी अचीव होगी फॉरेन रिलेशंस कंडक्ट करके, बस मेंटेनेंस ऑफ पीस होना. ओके, सो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. अब जब मैंने बोला कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो कोल्ड वॉर में हमने जैसे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो फर्स्ट पार्ट था बुक का, उसमें हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर में 2 कैंप्स डिवाइड हो गए थे, यूएस एंड यूएसएसआर. अगर आपको याद हो तो 2 वर्ल्ड पूरा बाइपोलर हो गया था, यूएस और यूएसएसआर के बीच में डिवाइड हो गया था. तो इंडिया को कुछ ऐसा करना था कि वो दोनों को ज्वाइन ना करे. सो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये पॉलिसी अपनाएं, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. अब आगे हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर बोथ. तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसके साथ साथ वो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी थे. देन तो अगर वो फॉरेन मिनिस्टर थे दैट मीन्स वो कंट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री में अच्छे से काम करेंगे और वहाँ के फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे. तो जो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें 3 मेन एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे. सबसे पहले कि प्रिजर्व करना है हमें द हार्ड अर्न सोवरेनिटी. तो जो सोवरेनिटी नेहरू जी कहते हैं कि जो सोवरेनिटी हमने अचीव करी है उसको हम प्रिजर्व रखेंगे. तो preserve the hard-earned sovereignty. Second, protect territorial integrity. Integrity मतलब unification. अब उनका ये कहना था कि जो हमें प्रोटेक्ट करना है टेरिटरीज के बीच में यूनिफिकेशन, यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करनी है. थर्ड, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री उस समय तो बहुत ज़्यादा पुअर नहीं कहेंगे बट हाँ डेवलपिंग के कैटेगरी में ही आएगा. तो उसमें इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी नहीं थी. तो नेहरू जी का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें
रैपिड इंक्रीज करना है इकोनॉमी में। तो ये कुछ 3 मेन पॉइंट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नेहरू जी ने सोचा कि ये ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ एक ही चीज से फुलफिल हो सकते हैं, वो है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट मीन्स एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम में ही है कि हमें जुड़ना नहीं है किसी भी पावर के साथ। तो ये 2 पावर्स थे, हमें किसी के भी साथ नहीं जुड़ना है, हमें बीच में रहना है, न्यूट्रल रहना है, ना इधर का रहना है ना उधर का, हमें न्यूट्रल रहना है उसमें। इंडिया ने आखिर ज्वाइन क्यों नहीं करे दोनों कैंप्स में से कोई एक क्यों नहीं ज्वाइन करा? सो व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द 2 कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैंप्स की मैं क्या बात कर रही हूँ, तो कैंप्स मतलब कि जो वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था, जो 2 पार्ट्स ने वो थे यूएस एंड यूएसएसआर, तो इनको 2 कैंप्स भी बोला था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस। अगर आप खुद सोचो तो इंडिया अगर मान लो फॉर एग्जांपल यूएस का साइड ले लेती या फिर यूएसएसआर का साइड ले लेती, तो मिलिट्री में भी उसको पार्टिसिपेट करना होता, उसकी इकोनॉमी और नीचे जाती। तो इतना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी समय इंडिया वाज बोर्न, इंडिया को उसी समय उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला था, और एज इट इज उसकी इकोनॉमी इतनी नीचे थी, पॉवर्टी थी, पार्टीशन का प्रेशर था, तो इतना सब कुछ था प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे, तो वो उसको नॉन अलाइंड ही रहना था। तो ये सिंपल सा जवाब है कि उसको मिलिट्री अलायंसेस से अलग होना था, बस। तो इंडिया वाज उस समय इंडिया कन्विंस कर रहा था कुछ अदर डेवलपिंग कंट्रीज को जो उसी की तरह थे, लाइक अफ्रीका, इजिप्ट। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, कौन कौन सी मेन कंट्रीज थी। तो इंडिया कन्विंस कर रहा था उन अदर कंट्रीज को। तो यूएस वाज नॉट हैप्पी विद इट्स डिसीजन कि इंडिया ने जो डिसीजन लिया था कि वो नॉन अलाइंड रहेगा, किसी भी साइड्स को ज्वाइन नहीं करेगा, तो यूएस वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि यूएस समवेयर और द अदर सोच रहा हो कि इंडिया हमारी तरफ रहेगा। तो 1950s के टाइम इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशन कुछ सही नहीं था, डिस्टर्बिंग था, बिकॉज यूएस वाज नॉट हैप्पी विद इट्स डिसीजन। तो पाकिस्तान ने उस टाइम यूएस में ज्वाइन कर लिया था, यूएस कैंप में ज्वाइन कर लिया था यूएसएसआर को छोड़ के। ओके, सो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट करा नॉन अलाइन मूवमेंट में, नैप में, वो थी ये 5 कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना एंड यूगोस्लाविया। इनके लीडर्स भी आपको याद करने हैं। अगर आपको याद हो तो ये सब कुछ मैंने जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी इस चैनल में, जो सबसे पहली वीडियो थी कोल्ड वॉर, उन सब में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। एक बार आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो में फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो इसकी फर्स्ट समिट थी, जो नैम की पहली समिट थी, वो हुई थी बेलग्रेड में, हुई थी, और सितंबर 1961 में हुई थी। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द को फाउंडर ऑफ नैम, ही वाज द को फाउंडर ऑफ नैम। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है।